जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 11th का आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। इसके मिड टर्म एग्जाम के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2023-24 के सेशन के लिए, इसके बारे में, ठीक है। और इस पेपर को बच्चों मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करके बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ताकि जब आपका पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म का ऑफिशियल एग्जाम होगा तो आपको इस पेपर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बच्चों। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, जिसके हाईली चांसेस आपके पेपर में आने के। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का रहेगा। पेपर की वेटेज रहेगी आपकी 80 मार्क्स की। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के जो पेपर के सामान्य निर्देश होते हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखो पेपर में टोटल आपके जो 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। जिसमें से सेक्शन नंबर ए जो है इसमें हमारे 1 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल हमारे 12 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है, सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो है वो हमारे 13 से 18 दो दो नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। और इनमें हो सकता है तो आपको एक या फिर दो क्वेश्चन में चॉइस भी मिल जाए, और इनका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन सी। इस सेक्शन सी में 19 से 23 यानी कि 4 नंबर के टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी और इसका आंसर आपको 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर सेक्शन डी आ जाएगा हमारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो पैसेज पर आधारित रहेगा। 4 नंबर के हमारे एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 25 आपका जो है वो मैप आधारित रहेगा 4 नंबर का। और जो 26वां क्वेश्चन है ये कार्टून वाला रहेगा 4 नंबर का, इससे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर सेक्शन ई आ जाएगा हमारा। ये जो है ना ये हमारे पेपर का सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसमें 27 से 30 6 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इन चारों के चारों ही क्वेश्चन में आपको आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल जो चॉइस है अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ गया समझ में आपको कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। अब एक चीज ध्यान से समझो, इस पेपर को हम बेसिकली 3 वीडियो में समझेंगे। जो हमारी आज वाली वीडियो है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 12, 13 से 18 यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, आज वाली वीडियो है, इसमें समझेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी यानी कि 19 से 23 और 24 से 26 ये पार्ट 2 की जो वीडियो होगी उसमें समझाएंगे आपको। फिर सेक्शन जो ई रहेगा, ठीक है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, इसके लिए पार्ट 3 की वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, ताकि जो है वो आप छोटी छोटी वीडियोस में 20-25 मिनट की वीडियो करके आप जो है 3 वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अगर एक ही बार में समझा दूंगा तो शायद आपको कुछ चीजें ना समझ में आए, इसीलिए हम जो है इसको 3 वीडियो में समझेंगे। कंप्लीट है बच्चों, आगे समझ में अच्छे तरीके से। और एक चीज और बता देता हूँ कि अभी तक जो है वो आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर नहीं आए हैं। ये हमारी तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो आपका पेपर का पैटर्न दिया था, ठीक है, आपका जो लेटेस्ट पेपर का पैटर्न था उसी के हिसाब से हमने खुद से डिजाइन किया है, ताकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाते हैं तब तक आप जो है इनको देखिए और तैयारी कीजिए। और ऑफिशियल जब आएगा अगर 1-2% कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे 12 एमसीक्यू, 13 से 18 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 19 से 23 4 नंबर के क्वेश्चन, 24, 25, 26 पैसेज कार्टून मैप क्वेश्चन और 27 से 30 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहां से जो हमारा पेपर है जिसमें खंड ए यानी कि सेक्शन ए पहला सेक्शन आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो है वो हमारे 12 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इनका क्वेश्चन आप जो है उसका आंसर आप अपने मन ही मन में दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन जब वीडियो एंड होगी तो आप मुझे जरूर बताना कि 12 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जो है वो राइट दिया था। ठीक है ना बच्चों, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ भाई बच्चे जो वो आखिर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए पेपर का जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे एमसीक्यू आता है वो आप इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा ये कहता है कि सरकार का वह ऐसा कौन सा अंग है जो कि एक देश के लिए देश स्तर पर कानून या और जो नीति है वो बनाता है। अर्थात जैसे हम भारत देश की बात करें
तो सरकार का ऐसा कौन सा अंग है जो कि देश स्तर पे कानून नीतियां बनाता है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसने सरकार का जो डिवीजन है वो 3 तरीके से कर रखा है, 3 स्तर पे। सबसे पहले पे आती है बच्चों विधायिका, ठीक है, फिर आती है हमारी कार्यपालिका और फिर आती है हमारी न्यायपालिका, ठीक है। तो अगर हम बात करें कानून बनाने के लिए और नीतियां बनाने के लिए, तो ये काम करती है हमारी विधायिका, यानी कि हमारी जो है वो संसद काम करती है, ठीक है। और यहीं पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि इन नीतियों को, कानूनों को आखिर लागू कौन करता है, तब हमारा आंसर होता कार्यपालिका लागू करती है। और अगर ये पूछा जाता कि जो भी कानून लागू किया गया इसका जब वाद विवाद होता है तो इसको निपटाता कौन है, तब न्यायपालिका निपटाती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप सभी को कि आंसर हमारा क्या होगा कि सरकार का ऐसा कौन सा अंग है जो देश स्तर पे कानून के लिए मतलब देश स्तर पे नीतियां कानून बनाता है, तो वो है हमारी विधायिका यानी कि संसद, ठीक है बच्चों। चलिए इसी को इंग्लिश में देख सकते हैं, इट इज दैट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री एट ए कंट्री लेवल, इट्स कॉल्ड लेजिस्लेचर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत से बच्चों को इसका जो है आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसको बनाने के लिए जो समय लगा था वो कुल कितना समय था, हमें ये बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना बच्चों को इतना तो पता होगा कि टोटल जो है वो समय लगा था हमारा 2 साल, ठीक है। अब कितने महीने कितने दिन लगा था इसमें कंफ्यूजन होगी, क्या 11 महीने 16 दिन लगे थे, 10 महीने 18 दिन, 11 महीने 18 दिन, 10 महीने 16 दिन, कितना समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनने में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे भारतीय संविधान को बनने में, और टोटल 166 बैठकें हुई थी। और जो लास्ट बैठक हुई थी इसी में जो हमारे भारत के सबसे पहले प्रधान जो राष्ट्रपति थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है, प्रसाद जी, ठीक है। 166वीं जो बैठक हुई थी सबसे आखिरी वाली। ओके, तो कुछ कुछ बातें आपको जो एक्स्ट्रा भी बताता चलूंगा ताकि आपको अच्छे सबको समझ में आए। इंग्लिश में देखेंगे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन टेक 2 years 11 months and 18 days। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। न्यायपालिका के द्वारा जब भी कोई निर्णय ले लिया जाता है, ठीक है, और न्यायपालिका को अगर लगता है कि वो गलत हो चुका है तो वो उसकी पुनः जांच करता है, इसको हम क्या कहते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि जो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अब इसको लगता है कि इसने किसी मामले में जो है न्याय जो वो गलत कर दिया है या फिर निर्णय जो वो गलत लिया है, तो वो चाहती है कि मैं उसी जो मैंने न्याय किया है उसमें दोबारा से जांच करूं, उसकी पुनः जांच करूं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, क्या इसे हम रिट बोलते हैं? नहीं, क्योंकि रिट जो है वो किस लिए जारी किए जाते हैं, जब कभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब इन्हें जारी किया जाता है, ठीक है। क्या ये विशेष आदेश होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि विशेष आदेश को ही रिट बोला जाता है। क्या ये न्यायिक सत्यता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो याचिका वगैरह से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि अपने द्वारा किए गए न्याय पर दोबारा से जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में अच्छे तरीके से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब इंग्लिश में देख लीजिए कि री एग्जामिनिंग द डिसीजन गिवन बाय द जुडिशियरी, व्हाट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसमें आपको तकरीबन 5 से 7 जो हमारे एमसीक्यू है एक साथ पता चलेंगे। क्या क्वेश्चन है, लोकसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात हमारे ये जो 5 कथन हमें दिए गए हैं ये लोकसभा पर बेस्ड हैं। अब क्या क्या है आखिर इन कथन में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कथन वो क्या कहता है, लोकसभा के चुनाव के बारे में, कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो हम यानी कि आम जनता करती है, और कैसे, अपने मतदान के द्वारा, वोट देकर करती है। सेकंड ये है कि लोकसभा को हम निचला सदन यानी कि आम जनता का सदन कहते हैं। अब भाई क्यों, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं वो हम खुद ही चुनते हैं, आम जनता चुनती है वोट के द्वारा, इसीलिए कहते हैं। लोकसभा की जो भी बैठक होती है इसकी अध्यक्षता भी कोई ना कोई करता होगा,
तो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है कि इसकी जो अधिकतम संख्या है वो पहले थी 552। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तब की बात हो रही है, और आज वर्तमान में ये 543 है। बिल्कुल ठीक है बात भाई। उसके बाद में कार्यकाल जो है इसका वो होता है 6 वर्षों का। ये गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हम जिस भी मुख्यमंत्री को या फिर प्रधानमंत्री यानी कि सीएम पीएम जिसे भी चुनते हैं वो कितने वर्षों के लिए होता है, ओनली फॉर 5 years। ठीक है, तो हमारा जो है वो पांचवा वाला गलत हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपको ऑप्शन तो खैर दिख ही गए होंगे कि यहाँ पे जो है पहला ही वाला ऑप्शन जो ए है, पहला दूसरा तीसरा चौथा यही राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब इसी को जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो इलेक्शन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ गलत है, ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हमें दो कथन दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला अभिकथन ए है और कारण है आर। कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, देखिए मैं समझाता हूँ। पहले आपको क्या करना है, अपना जो अभिकथन ए दिया गया है इसे पढ़ो और ये देखो कि हमारा अभिकथन सही है या नहीं। ये डिसाइड करने के बाद फिर आपको पढ़ना है अपना कारण, और कारण में ये देखना कि जो बात कारण में दी गई है क्या वो अभिकथन का कारण है या नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1947 में जो भारत है वो आजाद हुआ, ये हमारा अभिकथन हो गया, और कारण में जैसे मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजों से आजाद हुआ था। बिल्कुल ठीक है बात, तो दोनों ठीक हो गए ना। अब जैसे मैं अभिकथन में कहूँ कि भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन अगर मैं कारण ये बता दूं कि जो है सल्तनत के अधीन था इसलिए आजाद हुआ था, तो गलत हो जाएगा ना। तो वैसे ही बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे संविधान का हमारा जो 91 संविधान संशोधन हुआ था, ये मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। अर्थात इस संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि जितनी भी सदस्य संख्या लोकसभा की है, ठीक है, इसके 15% ही जो व्यक्ति हैं वो मंत्री परिषद में होंगे। जैसे लोकसभा में टोटल जो वो 100 व्यक्ति हैं, तो मात्र 15 व्यक्ति ही मंत्री परिषद में रहेंगे। ऐसा संशोधन 91 हुआ था। ठीक है, अब कारण देखिए क्या किया लिखा गया है कि मंत्री परिषद का कार्य स्तर 3 प्रकार से विभाजित किया गया। भाई ये तो गलत है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कारण देना चाहिए था कि 91 संविधान संशोधन हुआ क्यों था, लेकिन यहाँ पे तो कोई अलग ही बात दी गई है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा अभिकथन ए और कारण आर है तो दोनों सत्य है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है सही से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, देखिए मैं आपका टाइम जरूर कंज्यूम करूंगा लेकिन बताऊंगा सारी चीजें अच्छे से। ठीक है, तो एसेशन हमारा ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को आता होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि सरकार के द्वारा समाज में एक जो अजीब सी प्रथा फैली थी, छुआछूत की प्रथा, ठीक है, इसकी समाप्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी। अर्थात जो छुआछूत की प्रथा थी इसकी समाप्ति किस अनुच्छेद के द्वारा सरकार ने की। मैं आपको एक हिंट भी देता हूं, हमारे भारतीय संविधान का जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है उसमें ये अनुच्छेद है। ठीक है, और ये भी बताता हूं ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है। चलिए अब बताइए कि 14 से 18 के बीच में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें छुआछूत की प्रथा की समाप्ति की गई है। बताएंगे, क्या वो 15 है, 16 है या फिर 17 है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में की गई। ठीक है, बाय विच आर्टिकल द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स आर्टिकल 17। ठीक है बच्चों, आर्टिकल जो है ये हम यहाँ पे 17 की बात करें। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये रियल लाइफ में भी आपने कई बार देखा हो कि चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। यह किसकी विशेषता है। क्या ये मतदान प्रणाली की विशेषता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये राष्ट्रपति की विशेषता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये आनुपातिक प्रणाली की विशेषता है, ये तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि एकल संसदीय मत जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आचार संहिता। अब इसको ना आप थोड़ा ध्यान से समझो। चुनाव आचार संहिता क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि 20 सितंबर 2023 को जो चुनाव है वो किए जाने हैं।
तो चुनाव आचार संहिता जो है वो 48 आवर्स पहले ही कंट्री में लागू कर दी जाती है, या फिर जहां चुनाव होता है वहां लागू कर दी जाती है। यानी कि 18 सितंबर से चुनाव संहिता लागू हो जाएगी, जिसके तहत कुछ जो है वो बातें कही जाती है जो चुनाव पार्टी जो नेता वगैरह होते हैं उनको नहीं करने होते हैं 2 दिन पहले से। ठीक है, अब जब भी चुनाव का परिणाम आएगा 1 वीक में, 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, तब जाके ये समाप्त होती है। इसे हम चुनाव आचार संहिता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए अच्छे तरीके से। अब इसी को इंग्लिश में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एक सेकेंड, हाँ, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सभी को पता भी होगा जहां तक मुझे लगता है। संविधान का ऐसा कौन सा प्रावधान है, यानी कि ऐसा कौन सा संशोधन है जिसके ऊपर संभवतः कोई वाद विवाद नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा है जिसको लेकर कोई ज्यादा वाद विवाद नहीं हुआ था? क्या ये संसदीय प्रणाली है? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये तो किसी दूसरे देश के संविधान से ली गई है। क्या ये न्यायपालिका की शक्तियां हैं? बिल्कुल ही नहीं। क्या ये विकेंद्रीकृत प्रणाली यानी कि हम बात करें संघवाद की? बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि हमारा जो वोट देने का अधिकार है, ये एक ऐसा संशोधन था जो कि बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी ज्यादा बड़ी बहस के आसानी से लागू कर दिया गया था, लोगों को मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में कि विच वाज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज पास्ड ऑलमोस्ट विदाउट एनी डिबेट, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है वो आपका वोट अधिकार आएगा। ठीक है, राइट टू वोट। ठीक है, क्या आएगा? राइट टू वोट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है मैं ये कंफर्म से कह सकता हूं कि 80 से 90% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। अभी बताता हूं कैसे। कब और किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची, जो कि अनुच्छेद 51 के काम में दिया गया है, इसको जोड़ा गया था? देखो ये जो क्वेश्चन है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें जो नीले नीले बॉक्स में होता है वहां से लिया गया है, ताकि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाए कि क्या आप उन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में 2-4। ठीक है ना, तो उनको भी पढ़ा कीजिए। चलिए अब आप समझते हैं कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची को जोड़ा गया था। ठीक है, और किस अनुच्छेद में? 51 के काम। तो उस संविधान संशोधन का नाम है बच्चों 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, तो याद रखना ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हेन एंड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस हैज बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A, इट इज in 1976 by the 42 Constitutional Amendment। ओके बच्चों, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर तो जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि चुनावी दौड़ में जो भी प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजेता होता है। इसे क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं किसी एरिया में चुनाव हुआ, ठीक है, टोटल जो वो है तो वो 4 व्यक्ति हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें से पहला जो व्यक्ति है उससे वोट मिले हैं, ठीक है, 20। दूसरा जो व्यक्ति है उससे वोट मिले हैं 19। तीसरा जो व्यक्ति है उससे वोट मिले हैं 18, और चौथा जो व्यक्ति है उससे वोट मिले हैं मात्र 15। तो ऐसे में विजेता कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है। तो 1 नंबर वाला जो विजेता व्यक्ति होगा ना, वो विजेता कहलाएगा। तो इसी को एक चुनावी प्रणाली कहा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे पहले वही विजेता। सिंपल सा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी को इंग्लिश में देख लीजिए कि इन द इलेक्शन रेस द कैंडिडेट हु गेट्स अहेड ऑफ द देयर कैंडिडेट्स ही इज विक्टोरियस, इट्स कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था, इसको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? ठीक है, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, ये भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये दिया गया है? मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट दे देता हूं। अनुच्छेद 30 से लेके 35 के बीच में आप इसको देखना, उसमें मिलेगा। ठीक है ना, अब आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11 लिखकर, और बताना कि संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था वो किस अनुच्छेद में दिया गया था। ठीक है, हटाया कब गया था? तो 1978 में से हटाया गया था, और इसको फिर मौलिक अधिकार से हटा के
अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है भाई, बनाया क्यों गया था, तो उसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, जमींदारी व्यवस्था वगैरह चलती थी, तो जब भारत आजाद हुआ तो ऐसे में ये देखा गया कि इस मौलिक अधिकार का ना दुरुपयोग होता है। ठीक है, तो इसको कानूनी अधिकार इसलिए बना दिया गया क्योंकि मौलिक अधिकार पे गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है, और कानूनी अधिकार के मामले में वो उस पर इंटरफेस कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए मौलिक अधिकार को इस कानूनी अधिकार में बदला गया। बाकी और भी बातें हैं, जब आप एमए जो रहेगा पॉलिटिकल साइंस से करोगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझ। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पता है आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है, अर्थात प्रधानमंत्री की संसदीय कार्यपालिका में क्या विशेषता है वो बताया गया है। तो पहली विशेषता ये है कि संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री पूरी की पूरी गवर्नमेंट का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। बिल्कुल ठीक है। यह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, यानी कि हमारी जो संसद होती है उसमें जिस दल को ज्यादा बहुमत मिलती है ये उसी का नेता बनता है। ठीक है, और जब नेता है तो विधायिका के प्रति जवाबदेही भी होगा। बस यही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बेसिक से कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में भी द प्राइम मिनिस्टर इज इन द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, इट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आ गया समझ में। इस तरीके से हमारा जो सेक्शन नंबर ए था बच्चों, जिसमें हमने अपने 12 एमसीक्यू कर लिए हैं। अब आपने सभी बच्चों ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में 12 में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट दिया। ओके, लेट्स मूव जो सेक्शन नंबर बी है हमारा इसके। ओके, देखिए सेक्शन बी खंड बी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। 2 नंबर के 6 हैं, जिसमें एक में आपको चॉइस मिलेगी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये कहता है विधायिका से आप क्या समझते हैं। तो पहले ही एमसीक्यू में मैंने आपको बता दिया कि विधायिका क्या है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, और साथ ही साथ हमारे देश की संसद विधायिका, इसके पास में संविधान की बहुत ही ताकतवर जो शक्तियां हैं वो है। ठीक है, विधायिका में बेसिकली हमारे 2 सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन जिसे राज्यसभा बोलते हैं, एक होता है निचला सदन जिसे लोकसभा बोलते हैं, जिसका चुनाव हम आम लोग करते हैं। ठीक है, बस 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको यही 2 पॉइंट लिखने हैं। लेकिन कुछ चीजें और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जैसे विधायिका का चुनाव आम जनता करती है, इसलिए जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें आपको मैं एक्स्ट्रा बताते चलूंगा। 2 नंबर है तो आपको 2 या 3 पॉइंट लिखने ज्यादा से ज्यादा। अब इसी का अथवा में देख लीजिए क्या है कि राजनीतिक तथा स्थायी जो कार्यपालिका है इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। सिंपल सा आप समझ गए होंगे। जब हम राजनीतिक की बात कर रहे हैं, यानी कि जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए राजनीति में आते हैं, उसकी बात हो रही है कार्यपालिका में। स्थायी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसको हम स्थायी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो परमानेंट आते हैं सेवा करने के लिए, उनको बोलते हैं। तो आ जाइए समझते हैं क्या होते हैं। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका जैसे सरकार के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री, अब उनके जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होती है, निर्वाचित होते हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए इनको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अब जब आती है स्थायी कार्यपालिका की बात, तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे लोग होते हैं जो एक बार अपने पद पर पहुंच गए, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए। ठीक है, आईपीएस है बेसिकली, आईपीएस हो गए, तो ये एक बार अपॉइंट हो गए तो जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाते तब तक ही ये जो है वो अपना काम करते रहते हैं, इसीलिए इनको स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। और हमारे जो भी रोज रोज के काम वगैरह होते हैं ये उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो इनको बोलते हैं राजनीतिक और स्थायी कार्य। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए बच्चों, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में। चलिए अब इंग्लिश में देखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेचर, तो आखिर ये होती क्या है, इसके बारे में ये पॉइंट देख सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, और ये क्या होता है इसके बारे में इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। लिखित
और अलिखित संविधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सर, करेंगे। कैसे? पहले बात करेंगे लिखित संविधान की। लिखित संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जो पूरी तरीके से लिखा गया हो, अर्थात जिसमें एक देश के लिए, उस देश को चलाने के लिए जो भी नियम, जो भी कायदे, जो भी कानून चाहिए होते हैं वो लिखे जाते हो। उसमें नागरिकों का अधिकार, सरकार की शक्तियां, सभी की सभी बातें उस संविधान में देश के लिए लिखी गई हो, उससे बोलते हैं लिखित संविधान। और जिस चीज को एक बार लिख दिया जाता है उसको बदलना आसान नहीं होता है, इससे बोलते हैं लिखित संविधान। जैसे हमारे प्यारे से देश भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का, अफ्रीका का, अंदर कंट्री का भी है। अब बारी आती है अलिखित संविधान की। ये क्या होता है? तो ऐसा संविधान जिसे लिखा ना गया हो, अर्थात ये कुछ विचार होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, या फिर कुछ ऐसी लोक प्रथाएं, परंपराएं होती हैं जो कि कुछ समूहों के द्वारा, जैसे जो है 20 से 25 लोगों का एक समूह है, वो इन परंपराओं को निभाता हुआ आ रहा है एक देश के स्तर पे, तो वही परंपराएं जो हैं वो उनके वंशज भी निभाते हुए आएंगे जो राज करते हैं। ठीक है? और जब ये मौखिक है तो सिंपल सी बात है भाई कि इसको कुछ भी जो है वो आसानी से बदला भी जा सकता है ना? तो ये चीजें होती हैं, तो इसको बोलते हैं लिखित और अलिखित संविधान। दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छी अच्छी हैं, समझ गए होंगे। इंग्लिश में देखेंगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15। अधिकार क्या है? अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अधिकार क्या होता है। अधिकार एक व्यक्ति के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं, और ये ऐसे उसके हक हैं जो आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। यानी कि अधिकार क्या है? ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थिति, ऐसे हक जो उस व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि स्वतंत्रता, शांति से जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना, और कानून से रक्षा वगैरह का, ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, अब ये जो अधिकारों का घोषणा पत्र है, इससे आपका क्या मतलब है? तो समझिए, अधिकारों के घोषणा पत्र से हमारा मतलब ये है कि संविधान के द्वारा जो भी अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उनके अधिकारों की एक सूची, उसको बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने उठाई थी। क्या है अधिकारों का घोषणा पत्र? ऐसा घोषणा पत्र जिसमें संविधान के द्वारा नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए गए जो संरक्षित हैं, उसकी सूची को बोलते हैं। ठीक है, और पहली बार इसकी मांग किसने उठाई थी? 1928 में उठाई थी मोतीलाल नेहरू समिति। ओके, अब इसको चलिए इंग्लिश में देखते हैं कि व्हाट इज द राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिक्लेरेशन ऑफ राइट। तो राइट्स क्या होते हैं और डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्या होती है, फिर ऑर्डिनरी पावर्स यानी जो राइट है वो क्या होते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बड़े ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। 16 ये कहता है कि आरक्षित चुनाव क्षेत्र तथा पृथक निर्वाचन मंडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट हमारा कहता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। इसमें यह कहा गया कि उम्मीदवार उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है, लेकिन वोट सभी लोग डालेंगे। अर्थात जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, ये जो है ये एक गांव है, यहाँ पे ए से लेके जेड तक समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो चुनाव होगा वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए होगा। जैसे कि जो ए समुदाय है उसी के लिए चुनाव होगा। ठीक है, उसी समुदाय के लोग जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ए से जेड तक की जो समुदाय गांव में रहते हैं वो इसको वोट देंगे। इसको बोलते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ठीक है, दूसरा आता है पृथक निर्वाचन मंडल, अर्थात किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग डालेंगे। जैसे कि अगर चुनाव क्षेत्र जो है वो ए के लिए, ठीक है ना, लिया गया है, तो केवल और केवल ए समुदाय के लोग ही उसमें वोट डालेंगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या हो गया कि सीट तो जो है वो किसी एक समुदाय के लिए, लेकिन वोट सभी समुदाय के डालेंगे। और पृथक निर्वाचन मंडल में ये होता है कि जिस समुदाय के लिए सीट आरक्षित है, केवल और केवल उसी समुदाय के लोग जो है वो वोट डालेंगे। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट होता है आरक्षित क्षेत्र का और प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडली का। ओके, अब इसको इंग्लिश में देखें तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या होता है भाई रिजर्व एंड सेपरेट इलेक्टोरल, यहां से आप पढ़ सकते। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, न्यायिक पुनरावलोकन तथा जो रिट होता है इसमें क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। मैं आपको समझा चुका हूं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, न्यायपालिका के द्वारा विधायिका के द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अर्थात न्यायपालिका को यदि ये लगता है कि विधायिका ने कोई कानून पारित किया है जो कि जनता के हित में, देश के हित में नहीं है, या फिर संविधान की जो व्याख्या है वो विधायिका ने गलत बताई है, तो उसमें ये संशोधन कर सकते हैं, यानी कि व्याख्या जो उसकी अलग से करती है। और साथ ही साथ इसमें एक बात आप ये भी लिख सकते हैं कि जो भी निर्णय न्यायपालिका के द्वारा लिया जाता है उसी की पुनः जांच करना भी न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है, रिट की बात आ जाएगी तो जो रिट होता है बच्चों ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं। ठीक है, अर्थात जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हमारी जो हाई कोर्ट होती है, इसके द्वारा उनकी रक्षा के लिए कुछ विशेष आदेश जारी किए जाते हैं, उनको रिट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है न्यायिक पुनरावलोकन और रिट के बारे में। ओके, अब इसी को इंग्लिश में देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड रिट। क्या होता है भाई ये, तो जुडिशियल रिव्यू और रिट के बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओहो बढ़िया प्रश्न है बच्चों, बढ़िया प्रश्न है। इसके बारे में बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, रेयर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए संसदीय समितियों का क्या महत्व होता है ये आपको बताना है। चलिए समझते हैं। संसदीय जो समितियां होती हैं इनका महत्व ये होता है, सबसे पहला कि सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व होता है। सेकंड, कानून बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना होता है जिसे संसदीय समिति भली भांति पूरा करती है। नहीं आप नहीं समझोगे, मैं ध्यान से समझाता हूँ। जैसे देखिए हमारी जो पहले स्तर की जहाँ पे पावर डिवाइड है जिसे हम विधायिका बोलते हैं, जब ये कभी डिसाइड करती है कि इसे किसी विषय पर कानून बनाना है, जैसे मान लेते हैं इसको जो वो देश के लिए बजट बनाना है, तो इस देश के बजट बनाने के लिए जो विधायिका वो क्या करेगी, वो कुछ छोटी छोटी 4 से 5 समितियां बना देगी। अब ये समितियां बजट बनाने के आधार पे जो भी कुछ स्तर होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पर बिल्कुल गहराई से अध्ययन करेगी और फिर उस रिपोर्ट को विधायिका को देगी और फिर विधायिका उसके ऊपर कानून बनाएगी या नहीं वो उसकी मर्जी है। बस ये संसदीय समितियां क्या करती हैं, उनके लिए अध्ययन का उनका काम हल्का करती हैं। ठीक है, तो ये है संसदीय समितियों का महत्व। ओके, इंग्लिश में देखेंगे तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड द इंपॉर्ट, मतलब इस तरीके से आप इजीली देख सकते। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन सी आ जाएगा जिसमें 4-4 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। फिर डी आएगा जिसमें 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, पैसेज, मैप और कार्टून वाले। ओके, तो ये चीजें हैं। वेल हमारा आज का जो वीडियो था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन वेव के हमने 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर ही लिए। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था 11th का पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया और ये भी बताया कि अभी तक ऑफिशियल तो नहीं आए हैं लेकिन जो लेटेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पैटर्न दिया है उस हिसाब से हमने डिजाइन किया आपके लिए। जो ऑफिशियल आएगा अगर 5-10% भी चेंजेस हुआ तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को जितना हो सके बच्चों लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम होता है। लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको पेपर समझ में आया है नहीं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।